सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। नवरात्रि की रात है और ऑडिट के साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी खत्म कर लिया था। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर, पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोगों ने, पार्ट 1 में हम लोगों ने ऐसे 240 के बारे में पढ़ा था, केस स्टडीज जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकली जो एक्चुअली केस स्टडी हुई है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार है। अब से जो पार्ट होने वाला है ना, ऐसे 240 के अलावा जो बाकी का पार्ट है ना, इट्स वेरी इजी। मतलब एक्चुअली 10th और 12th से भी इजी है, एक्चुअली 10th और 12th से भी इजी है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, एकदम तगड़े, एकदम जोरदार और एकदम जश्न के साथ, एकदम जबरदस्त अंदाज में। इजी लेना यार, ऑडिट है, पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे, फटाफट खत्म भी कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे यार, आप बिंदास रहो खाली, ठीक है ना। सो ऑलरेडी चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर ही दिया मैंने। सो चैप्टर 2 की स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 2, जिसको पार्ट 1 देख लें, डायरेक्टली ये वीडियो मत देखना, पहले पार्ट 1 जाके देखना, फिर उसके बाद में पार्ट 2। वही अपना स्टडी मटेरियल बाजू में लेके बैठ जाओ, पेन, कॉपी, पेपर, हाइलाइटर सब लेके बैठ जाओ, बढ़िया रंग बिरंगा कलरफुल होली खेलते हैं ऑडिट के साथ जबरदस्त तरीके से। सो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। आज आप बताओ, धंधा आपका, बिजनेस आपका, कंपनी आपकी, तो भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई फ्रॉड की। अगर फ्रॉड हुआ तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा सबसे ज़्यादा दुखी। ऑब्वियस सी बात है, TCWG और मैनेजमेंट तो ठीक है, जो मालिक होगा ना वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा फ्रॉड, क्योंकि नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ होगा, उसको हुआ होगा। लेकिन TCWG और मैनेजमेंट को क्यों होगा दुख, क्योंकि भाई उनको वो मालिक क्या देता है, उनको पगार देता है, तो वो पगार का वो क्या बोलते हैं, दे नहीं पाए, पगार का वापस रिटर्न नहीं दे पाए, कि तुम्हारे रहते हुए कैसे हो गया फ्रॉड। सो स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि भाई जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो किसकी है, TCWG एंड मैनेजमेंट दोनों की है, ठीक है। अब देखो यार, फ्रॉड अगर आपको प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको क्या करना है, इन्वॉल्व ए कमिटमेंट टू क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। आपको कल्चर रखना है ऑनेस्टी का। देखो, द टोन ऑफ द टॉप डिफाइन द रेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसा लीडर होगा वैसी टीम होगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। विच कैन बी रीइंफोर्स्ड बाय एन एक्टिव ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। मतलब जो मैनेजमेंट होगा वो बोलता है कि भाई आप ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर रखो, उसके साथ एक्टिव ओवरसाइट कौन रखेगा, TCWG। अभी भाई मैं ऑडिटर को दे रहा हूँ पैसा, सो ऑडिटर को पैसा दे रहा हूँ। अब ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वो बोलेगा कि भाई तेरी क्या जिम्मेदारी है फ्रॉड की। अब ऑडिटर खुद को भी तो बचाएगा। अभी वो ऐसा वैसा लिख दे कि क्लीन है एकदम, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड नहीं हुआ है, तो वो फंसा, नाफरा वाले उसको उठा के ले जाएंगे। सो भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है सर, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि ही हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट विच कैन बी कॉज्ड बाई फ्रॉड और एरर। ये हमने सीखा, हमें आता है सर, हमें आता है, क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट किससे होता है, फ्रॉड या एरर से। देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, ये भी हमने पढ़ा था कि सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी नॉट बी डिटेक्टेड, कुछ गलतियां छुप सकती है, मतलब क्या बोले, ढूंढे हुए भी नहीं दिखती है। इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ एसे। सो भले ही मैंने कितना ही दिमाग लगा के कितने ही अच्छे से ऑडिट करी हो, लेकिन कुछ गलतियां छुप जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। रीजन बीइंग इनहेरेंट लिमिटेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑडिट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। अगर मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से होता है तो वो जिम्मेदारी किसकी है, वो इनहेरेंट लिमिटेशन की है। बेसिकली इनहेरेंट लिमिटेशन जहाँ होगा ना, वो रीजन क्या होगा उसका, फ्रॉड। देखो सॉरी, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग, देखो फ्रॉड, जो रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन फ्रॉम एरर। फ्रॉड विल बी ऑलवेज बॉस ऑफ एरर। फ्रॉड हमेशा एरर का से भी बड़ा होगा, एरर का बड़ा भाई होगा, एकदम बड़ा भाई भी नहीं सोचो,
तो पेरेंट होगा एरर का। सो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि उसको ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा मैंने ये देखा कि फ्रॉड इज ग्रेटर देन एरर। थर्ड इज एबिलिटी के फैक्टर, मतलब वो ऑडिटर कितना होशियार है, ऑडिटर कितना होशियार है कि वो फ्रॉड को इजीली ढूंढ सकता है। सो स्किलफुलनेस, ऑडिटर की क्या स्किलफुलनेस है। फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रॉड की, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रॉड, हाउ इज द अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन कितना हुआ है, एंड डिग्री ऑफ कल्यूजन इन्वॉल्व और रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड। पता चला कि मैंने 10-10 हजार की चोरियां की, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता अगर कंपनी 10,000 करोड़ की है, लेकिन अगर वही कंपनी में 10-10 हजार की चोरी करके मैंने 20 करोड़ का घपला कर दिया तो वो मेरे लिए मटेरियल हो जाएगा। एंड द सीनियरिटी ऑफ, सीनियर बंदा इन्वॉल्व है या नहीं है फ्रॉड में बड़ा लेवल, बड़ा आदमी, एक दिन भी अपन भी बड़ा आदमी बनेगा, वैसे ही बड़ा आदमी कोई इन्वॉल्व है या नहीं है। द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड, जितना मैनेजमेंट जितना बड़ा फ्रॉड कर पाएगा ना उतना एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की हैसियत ही नहीं है। मैनेजमेंट फ्रॉड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरर। सो हमने 3 चीजें पढ़ी और एक एबिलिटी पढ़ा, और हमने पढ़ा कि ऑब्टेन करना है उसको रीजनेबल एश्योरेंस। देखो मैनेजमेंट का फ्रॉड बड़ा क्यों होता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक बड़े बड़े केबिन में बैठता है, बड़े बड़े ऑफिस में बैठता है। सो मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंटली इन ए पोजीशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो चाहे जैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है क्या, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और प्रेजेंट fraudulent financial reporting or override control procedure designed to prevent similar frauds by other employees. The auditor is responsible for maintaining professional skepticism. भाई क्वेश्चन आते रहने चाहिए, क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस उतने आंसर। मतलब जब भी आप पढ़ो ना, एक्चुअली सीए फाइनल की कोई भी पढ़ाई करो, जब क्वेश्चन अगर बंद तो आप समझ लो कि आपका याद करना बंद। जितने क्वेश्चंस आएंगे, जितना कंटेंट पढ़ोगे उतने क्वेश्चंस आएंगे, उतना ही आपका सीए फाइनल की मंजिल आपके पास में आएगी। सो जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने ही ज्यादा फ्रॉड के पकड़ने के चांसेस। सो द ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्वेश्चन ज्यादा तो ऑडिट इजी, और ऑडिट इजी तो फ्रॉड भी कम। कंसिडरिंग द पोटेंशियल, अब उसको ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है क्या कंट्रोल, पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल। आज मुझसे कोई पूछे कि भाई तेरा क्या पोटेंशियल है ऑडिट पढ़ाने का, तो मैं बोलूंगा कि यार मेरा पोटेंशियल अच्छा है, आई एम ग्रोविंग, आई एम स्टिल लर्निंग। सो कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर दैट आर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर। देख भाई सिंपल सी बात है, तू नॉर्मल रूटीन वाउचिंग वेरिफिकेशन करके आएगा तो तुझे कभी भी फ्रॉड नहीं मिलेगा। तो जब तक एनालिटिकल प्रोसीजर, वेरिएंस एनालिसिस नहीं करेगा, तो जब तक पैटर्न नहीं देखेगा, ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक तुझे फ्रॉड समझ नहीं आएगा। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या, कंप्लेंट रजिस्टर देखा तूने, विशल ब्लोवर का रजिस्टर देखा, म्यूजिल मैकेनिज्म की टीम देखी, कोई इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स देखी, उसमें अगर कोई फ्रॉड का इंडिकेशन है सो वो तूने देखा, तूने खुद की ऑब्जर्वेशन लगाई कि यार इस आदमी के पास इतना पैसा कैसे, 12 लाख की सैलरी वाला BMW में घूम रहा है और इधर अपन सीए है फिर भी अपन BMW अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज द फैक्टर, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। सो हम लोगों ने पढ़ा कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ऑडिटर की। सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपल इतनी रहेगी कि उसको ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस। हमेशा यह ध्यान रखना फ्रॉड विल बी ग्रेटर देन एरर, मैनेजमेंट फ्रॉड विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम्प्लॉय का फ्रॉड। और ये चीज ध्यान में रखना कि भाई जो फ्रॉड पकड़ने की शक्ति है वो कैसे रहेगी कि पहले तो होशियार कितना है ऑडिटर, मतलब स्किलफुलनेस कितनी है, फ्रीक्वेंसी एंड मैनिपुलेशन कितना है, कल्यूजन कितना है, और रिलेटिव इंडिविजुअल अमाउंट्स कितने हैं जो मैनिपुलेशन हुए हैं, और कितना सीनियरिटी का बंदा इन्वॉल्व हुआ है। पता चला खुद मालिक ही फ्रॉड में घुसा हुआ है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और हमेशा फ्रॉड विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरर, और मैनेजमेंट का फ्रॉड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम्प्लॉय का मैनेजमेंट फ्रॉड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम्प्लॉय का फ्रॉड। और ऑडिटर को क्या रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, व्हाट ही शैल डू, ही विल आस्क द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। सर व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये क्या नया बवाल है, ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर सिंपल कुछ नहीं होता, ऐसी इवेंट और कंडीशन। देखो यार दोस्तों, आप 1.5x पे देख लेना, मेरी आवाज बहुत शानदार है 1.5x के अंदर, लेकिन आप कोई भी कंसेप्ट छोड़ना मत। सो व्हाट इज द फ्रॉड रिस्क
फैक्टर। सो फैक्टर रिस्क क्या बोलता है कि इवेंट और कंडीशन, ऐसी इवेंट और ऐसा कंडीशन जो इंडिकेट कर रहा है क्या, इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। आप फ्रॉड करो, मेरे को बोलता है यार तू फ्रॉड कर, ऐसी इवेंट और कंडीशन हो जाती है जो तुझे इंसेंटिव भी देती है और प्रेशर भी देती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मेरे फर्स्ट सेशन में कि भाई अगर तुझे मैनेजमेंट बोले कि तुझे 10 लाख कस्टमर बैंक अकाउंट खोलने हैं, जो वेल्स फोर्गो की बैंक के अकाउंट में हुआ था, सॉरी वेल्स फोर्गो बैंक के स्कैंडल में हुआ था जो 2016 के अंदर सामने आया था, उसमें उन्होंने इंसेंटिव भी दिया था कि तुम्हारा इंसेंटिव किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे कस्टमर बैंक अकाउंट खोलने पर, और तुमको प्रेशर भी किया कि भाई तुमको इस ईयर एंड के अंदर अंदर तुम्हें ये टारगेट करना है और ये टारगेट अचीव करना ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो दूसरा एग्जांपल और दिए कि नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन आप मीट कर रहे हो किसकी, थर्ड पार्टी की। अगर आपको इक्विटी फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग चाहिए तो आपको मीट करनी है एक्सपेक्टेशन। अभी देखो आज कोई भी बंदा क्या चाहेगा, यार कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमाए तो मेरा शेयर मार्केट का शेयर का प्राइस ऊपर आएगा, कंपनी बढ़िया बोले कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रहा हो, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का सेल्स अच्छी ग्रो हो रही हो, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एसेट्स के अंदर। सो मैं इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर मैं क्या सोचूंगा, कंपनी जबरदस्त है, शेयर मार्केट में पैसा डाल दो और जबरदस्त मालामाल हो जाओगे। ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस, सॉरी द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, जस्ट अ मिनट, granting of significant bonuses, sorry for that disturbance, sorry, granting of significant bonuses मतलब आपका जो बोनस है वो भी डिपेंड किस पे करता है, आपके कस्टमर बैंक अकाउंट खोलने पे। और कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका इफेक्टिव नहीं है, कोई भी आके चिंदी मुन्ना भी आके फ्रॉड कर सकता है, चिंदी चोरी करना तो आपकी कंपनी में आम बात है, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोले ना, जो इवेंट और कंडीशन जो उनको क्या दे रही है, इंसेंटिव्स और प्रेशर दे रही है कि तुम फ्रॉड करो। अभी आया जबरदस्त हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर, सॉरी जो फ्रॉड है ना हमारा दो चीजों से होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सर आपने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बताया था कि एफएस के साथ क्या करना, गड़बड़, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में आपने बताया था कि चिंदी चोर आदमी चिंदी चोर। सो हमें क्या पढ़ना है कि रिस्क फैक्टर। अब देखो उसके भी अंदर अपन ने 3 बाइफर्केशन पढ़े थे कि इंसेंटिव्स और प्रेशर, इंसेंटिव्स हो गया और प्रेशर हो गया, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट हो गया और अपॉर्चुनिटीज हो गया। इंसेंटिव्स और प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। सो अब अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे, अब अपन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो आपको याद रखनी है। फ्रॉड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर तीन ऑप्शन दे रखे। 3 क्या है सिचुएशन है कि अगर इंसेंटिव्स और प्रेशर होता है तो क्या एग्जांपल्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज होगी तो क्या टेक्निक्स और एग्जांपल्स होंगे जिससे फ्रॉड हो सकता है, और लास्ट वन इज रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। सो इंसेंटिव्स और प्रेशर, अभी इंसेंटिव्स और प्रेशर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटेंड बाय इकोनॉमिक इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज इंडिकेटेड बाय, मतलब मेरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटेंड बाय इकोनॉमिक, जो मैक्रो फैक्टर है ना, बड़े लेवल के फैक्टर, जैसे इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी वाले फैक्टर। सो वो मेरे अगर क्रिएट हो रहे तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है। अभी कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हो गया और मार्केट सैचुरेशन हो गया और मार्जिन आपके हो रहे डिक्लाइन। भाई कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, अब आपकी कंपनी का माल कोई खरीदता नहीं है, लेकिन आपने डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग ले रखा है। अब आपको खतरा है कि अगर आपके शेयर का प्राइस गिरा तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सो आप फ्रॉड कर सकते हो क्योंकि कंपटीशन एकदम इवनली हाईली इमर्ज हो गया और कंपटीशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। बेस्ट एग्जांपल इज नोकिया अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाया और पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। सिंस रीजन बीइंग वो स्मार्टफोन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने आप को। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ कस्टमर की डिमांड में और इंक्रीज हो गए बिजनेस के फेलियर। डिक्लाइन तो आ गया कस्टमर की डिमांड में, लेकिन फेलियर आपके कंटिन्यूस चल रहे थे क्योंकि आप उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है आपकी। मार्जिन आपका जबरदस्त है लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ऑपरेटिंग लॉस कर रहे हो आप, रीजन बिंग ऑपरेटिंग लॉस कंटिन्यूसली आपका चल रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लॉस कर रहे हो या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, ऑपरेटिंग जो मेरा मार्जिन होता है ना वही आप नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है ना। जो मेरे अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए, एडमिन ओवरहेड्स हो गए, उसके पहले का जो लॉस होता है ना वो आप कर रहे हो।
नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है आपका ऑपरेशन से, मतलब जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है ना वो नेगेटिव में आता है। तीन पता है ना, कैश फ्लो में तीन आते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सो ऑपरेटिंग में ही आपका क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग में ही क्या आ रहा है आपका नेगेटिव कैश फ्लो। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, एकदम से अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिखी तो भी ये इंसेंटिव और प्रेशर का कारण हो सकता है। और कई नई अकाउंटिंग, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई। एएस टू इंडेस कन्वर्जन हुआ, जैसे इंडेस में कन्वर्जन किया 20 करोड़ का लॉस हो गया। सो दीज में बी द थिंग्स, दीज में बी द इंसेंटिव्स और प्रेशर एग्जाम्पल। सो यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस है। सर अब याद कैसे करें, आपने ज्ञान दिया, बहुत बढ़िया लगा, हमको जबरदस्त लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने मेमोरी टेक्निक और इसमें बिलीव नहीं करता। अपन करते सिंपल कॉन्सेप्ट पे बिलीव कि भाई हमने ये पढ़ा इंसेंटिव्स और प्रेशर और इंसेंटिव कैसे बढ़ सकता है, दिमाग की बत्ती कैसे बढ़ सकती है। मैक्रो लेवल पे सोचो कि यार कंपटीशन आ गया, लॉस हो रहा है बिजनेस को कंटिन्यूसली, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, कस्टमर की डिमांड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रही है, कैश फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, या फिर नया अकाउंटिंग और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गया। अब मैं धंधे पे ध्यान दूं या ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करूं गवर्नमेंट की। सो दीज आर द थिंग्स जो मेरा इंसेंटिव और जो मेरा बीपी बढ़ा सकती है। सो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि मार्केट रिलेटेड चेंजेस क्या हो गए, कॉम्पिटिशन और हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस। और एंटिटी के रिलेटेड पॉइंट्स में मैंने क्या डाला है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ कस्टमर की डिमांड में, ऑपरेटिंग लॉसेज और नेगेटिव कैश फ्लो और रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कंपनीज। पता चला कि इंडस्ट्री दूसरी जा रही है नेगेटिव में और अपनी इंडस्ट्री चल रही है पॉजिटिव में। ऐसा कैसे हो सकता है काका, नहीं पॉसिबल। और न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देखो ये थोड़े दूसरे पॉइंट्स है। क्या बोलता है ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे सर, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको याद करने पड़ेंगे। आपको 5 नंबर लाने ना, 5 मार्क्स लाने ना इस टॉपिक से, सो आपको याद करने पड़ेंगे। बट कॉन्सेप्चुअली याद करो यार, कोई मिमेनिक्स और ये सब बनाना नहीं आता है अपन, और अपन बनाएगा भी नहीं, अपन ऐसा ही कॉन्सेप्ट से ही याद करेगा। क्या बोलता है, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर द मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग। एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट, एक्सेसिव प्रेशर उस मैनेजमेंट बेचारे पे एग्जिस्ट करता है कि जिसको रखना है क्या, प्रॉफिट और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन। मेरा प्रॉफिट पिछली बार 15% हुआ था, तो इस बार 16-17%, 20% ही होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और डिक्रीज भी हुए तो 14% या 13%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट, पता चला भाई कंपनी जहां तो लॉस में रही है लेकिन उसको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके पास नए बिजनेस प्लान है, नए कस्टमर की डिमांड आई है। लेकिन बेचारी कंपनी मेरी लॉस में जा रही है, बेचारी बहुत लॉस में जा रही है। और इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव। मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट और डेट रिपेमेंट, आपको लिस्ट होना है कंपनी में, आपको इक्विटी फाइनेंसिंग लानी है, तो उसके लिए आपका रिजल्ट्स अच्छे होनी चाहिए, आपकी कंपनी के फंडामेंटल, आपकी कंपनी की नींव मजबूत होनी चाहिए। परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट, अब अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया, रियल एडवर्स इफेक्ट हो गया फॉर रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजैक्शन सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑनवर्ड। बिजनेस कॉम्बिनेशन करने जा रहे थे, पता चला आपकी कंपनी तो लॉस में जा रही है और सौदा कैंसिल, इट मे बी द पॉसिबिलिटी। सो ये सब चीजें क्या बढ़ाती है, मैनेजमेंट का प्रेशर कुकर। सो हमको क्या याद रखना है कि भाई इंसेंटिव्स और प्रेशर में ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे केस स्टडी थिंग्स। अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है सर जिससे मुझे पता चल सकता है कि मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आया है। ये तो मैं समझ गया कि इन चीजों से प्रेशर आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आया है तो वो किन चीजों से पता चलेगा सर। मुझे प्रेशर आया है वो मुझे पता चल गया, लेकिन कैसे आ सकता है, हाउ, मैनेजमेंट के ऊपर कैसे आ सकता है। सो सबसे पहला, अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, प्राइवेट कंपनी है मेरी, ठीक है ना, और उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, सपोज मेरा खुद का ही 50% स्टेक हो। दूसरा, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनसेशन, मतलब मेरा जो कंपनसेशन है, जो मेरी सैलरी है, जो मेरी खुद की फाइनेंस है, वो कंटिजेंट है अपॉन अचीविंग एग्रेसिव टारगेट। जो भी एग्रेसिव टारगेट दिए, जैसे वेल्स फॉर्गो बैंक में दिए थे, वैसा का वैसा सेम यहाँ पे दिए हो अगर मुझे, तो मेरा खुद की फाइनेंशियल हेल्थ है, मेरे खुद के जो बोरोविंग्स है वो मैंने इस कंपनी की जॉब में, मैं कंपनी के साथ जॉब करता हूँ, अभी कंपनी में घाटा है, तो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी में भी घाटा है, मेरी खुद की पर्सनल फाइनेंसिंग भी बिगड़ जाएगी।
मैंने क्या किया, मैं होशियारी में आके IMS CFO और मैंने दे दी पर्सनल गारंटी डेट की एंटिटी को, क्योंकि मेरा इज्जत बहुत है मार्केट में, लेकिन कंपनी को अभी कम लोग जानते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अरे टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, इसका कंपनी का तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, और मैंने बढ़िया बैंकर को पटा लिया। There is excessive pressure on management or operating personnel to meet financial target established by TCWG। excessive pressure है, कुछ फाइनेंशियल टारगेट या कुछ स्कीम दी थी जैसे अपन ने पढ़ा था। सो इंसेंटिव्स और प्रेशर में हमने क्या क्या पढ़ा सर? पहले तो इंसेंटिव्स और प्रेशर हुआ कैसे, आया कैसे, फिर हमने देखा कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है। अगला टॉपिक है मेरा अपॉर्चुनिटीज। सर व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज? सो अपॉर्चुनिटीज में क्या हो सकता है? देखो, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और द एंटिटीज ऑपरेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब नेचर, इंडस्ट्री का नेचर या एंटिटी का ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी टू एंगेज, मतलब ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है नेचर ऑफ द बिजनेस या एंटिटी का ऑपरेशन कि भाई तुम्हारे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है। सर कैसे देखते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? तुम कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और एंटिटी का ऑपरेशन सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पता चला सर 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 ध्यान से सुनना, पता चला एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और मैं हूँ ABC एंड कंपनी और वो है CDE कंपनी। ABC एंड कंपनी और हम आपस में रिलेटेड है, वो वाला रिलेशन नहीं भाई, आपस में रिलेटेड है। सो मैंने क्या कहा कि यार तू मेरे को एक काम कर, मेरे को दिखाना है प्रॉफिट या मेरे को दिखाना है लॉस, तो तू मेरे को क्या कर कि महंगे में माल बेच और मैं तेरा महंगे में। लेकिन मुझे पता है कि वही माल, वही आइटम, वही गुड्स मैं CDE कंपनी से 20 रुपये में खरीद सकता हूँ, जो इसने मुझे कितने में बेचा है? 50 रुपये में। तो यहाँ पे क्या है? गड़बड़ घोटाला है। जब अब ऑडिटर सर कैसे पकड़ेगा भाई? हम लोग क्या करते हैं पता है, एक्चुअल में ऑडिट में जब करते हैं ना तो प्राइस एनालिसिस करते हैं कि सेम गुड्स, सेम वेंडर, सेम मटेरियल, सेम लोकेशन और सेम डेट को कितने में बिका है। मेजर प्राइस वेरिएंस तो नहीं है। पता चलता है कि एक को बेच रहे हो तुम 100 रुपये में, एक को बेच रहे हो तुम 50 रुपये में। सर व्हाट इज द गैप? गैप हो सकता है अगर वो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी उठाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और दूसरा हो सकता है कि सर ये मेरी कंपनी के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, बट बेसिकली कि मैं इसको माल बेचता रहता हूँ, ये मेरा रेगुलर कस्टमर है। सो ठीक है, देट इज ऑल्सो ए जस्टिफाइबल आंसर। सो देट शुड बी अ आंसर। सो पकड़ोगे कैसे? पकड़ने का रास्ता मैंने बताया, लेकिन पहले हो कैसे सकता है? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये क्या देगा? अपॉर्चुनिटी। ये आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है फ्रॉडुलेंट को फ्रॉड करने के लिए। भाई रिलेटेड है, आपस में अपन किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलने देंगे और फ्रॉड कर लेंगे। दूसरा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है आपकी और एबिलिटी टू डोमिनेट सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर। आपकी कंपनी जबरदस्त फाइनेंशियली प्रेजेंस है आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी का जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेजेंस है और आप डोमिनेट करते हो एक सर्टेन इंडस्ट्री के सेक्टर को, जो आपको अलाउ करती है टू डिक्टेट टर्म्स और कंडीशन टू सप्लायर और कस्टमर दैट में रिजल्ट इन इनएप्रोप्रिएट और नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। मतलब आप कंपनी के लीडर हो। अभी मैं मेरे आर्टिकल को बोलूँ जैसे कि भाई एक काम कर, तो मुझे ये मेरा पर्सनल काम है यार, मेरे लिए ये नोट्स बना देना चैप्टर 1 के, मुझे यूट्यूब पे क्लास लेनी है। वो मेरा मना करेगा काम? बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। वैसे ही मेरा बॉस मुझे आके बोले कि यार संजय ये एक क्लाइंट को हेल्प करनी है, तुझे पर्सनल है लेकिन करनी है, तो वेदर आई विल से नो। सेम टू सेम इंडस्ट्री के लीडर को, अगर इंडस्ट्री का लीडर जैसे सपोज रिलायंस का लीडर है या कोई XYZ कंपनी का लीडर है, वो आके मेरे को बोलेगा कि यार मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो वेदर यू विल से नो। सो दे इज द थिंग। ये एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंडिकेट कर सकता है। आपकी जो एसेट है, जो आपकी कंपनी की एसेट है या लाइबिलिटी है या रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है, वो सारी की सारी डिपेंड किस पे करती है? सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स पे और सब्जेक्टिव जजमेंट पे। मतलब आपकी कंपनी जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज है जिसमें आप सर्विस करते हो, जैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस की सर्विस करते हो, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सारा का सारे में सब में क्या होता है? वर्क कंप्लीशन कब होगा, कैपिटलाइजेशन डेट क्या है, फलाना ढिकड़ा एंड सब होगा। हर चीज़ का एस्टिमेट है, हर चीज़ एस्टिमेट बेस पे चल रही है। लीज लाइबिलिटी, लीजिंग की सर्विस देते हो, हर चीज़ का आपके, तो आपका सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? सिग्निफिकेंट एस्टिमेट और सिग्निफिकेंट जजमेंट पे। तो आप क्या कर सकते हो? फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। मतलब सर समझ नहीं आया। एक बढ़िया एग्जांपल बनाया मैंने आपके दोस्त ने इसके लिए। देखो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्वेश्चन। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है?
इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ ए ट्रांजेक्शन ओवर इट्स लीगल और फॉर्मल स्ट्रक्चर। लीगलिटी में तो बढ़िया दिखाया एकदम एकदम साफ सुथरा, लेकिन सिग्निफिकेंट इसकी जो इकोनॉमिक रियलिटी है ना, जो दिमाग लगाए बंदा, बढ़िया बुद्धि लगाए, तो ये इकोनॉमिक रियलिटी बोले तो बढ़िया बुद्धि लगाए तो ये तो कुछ और ही निकलता है। एक बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ, जबरदस्त, सेल एंड लीज बैक का। When a company sells an asset to another party but continues to use it by leasing it back। मैंने क्या करा, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि यार ये एसेट तू खरीद ले, मैं तेरे को बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बट मुझे ये एसेट की भी ज़रूरत है, तो मुझे क्या कर दे, लीज बैक कर दे। तो सब्सटेंस क्या है इस ट्रांजेक्शन का कि कंपनी को क्या ज़रूरत है पैसों की, इज दैट द कंपनी इज एसेंशियली ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग रादर देन ट्रू सेल ऑफ एसेट। कंपनी ने एसेट सेल नहीं करी है, कंपनी ने क्या किया है, फाइनेंस बोरो किया है, बेसिकली बोरोविंग की है। सो ये भी ट्रांजेक्शन एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स वे में स्ट्रक्चर किए हैं। सिग्निफिकेंट ऑपरेशन लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ पे आपके जुरिस्डिक्शन अलग हो। सो आपके मेजर ट्रांजेक्शन, जो मेजर, सपोज आप 100 करोड़ की सेल करते हो, आपकी 90 करोड़ की सेल वहाँ पे, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज फॉर विच अपीयर्स टू बी नो क्लियर जस्टिफिकेशन। कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन ये नहीं है, ये मैंने डील करी क्यों है भाई, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं तुझे 10 क्वांटिटी 10 रुपए में बेच रहा हूँ और वही 100 क्वांटिटी में उसको 100 रुपए में बेच रहा हूँ पर क्वांटिटी। सो वाई देर इज ए गैप ऑफ 90, कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये दीज में बी द अपॉर्चुनिटी। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट और सब्सिडरी इन टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन। सिग्निफिकेंट जो बैंक अकाउंट है ना एंटिटी का, वो कहाँ है, टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन में। सो ये चीजें, ये फैक्टर मेरे सर आपने बढ़िया ज्ञान दे दिया, आपने याद करवा दिया, लेकिन थोड़ा सा याद करवा दो ना वापस। तो देखो बॉस, इंसेंटिव्स और प्रेशर पड़ा था कि भाई जो दिमाग का प्रेशर पड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि तू फ्रॉड कर। रिलेटेड पार्टी में मैं फ्रॉड कर सकता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है मेरा तो मैं फ्रॉड कर सकता हूँ, और मेरा अनसर्टेनिटीज है, जजमेंट में इन्वॉल्व है सारा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी। इंसेंटिव्स और प्रेशर मेरा पे मैनेजमेंट डालेगा, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्वेश्चन करे, ऑपरेशन एट इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि मैं हवाला ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, और कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं दूं मैं, ठीक है। थक जाता हूँ यार, पानी तो पीना पड़ेगा ना। द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो भाई, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट का इफेक्टिव क्यों नहीं है, कारण उसका क्या है कि डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ए सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप, एक वन मैन आर्मी काम कर रहा है। ओवरसाइट बाय TCWG ओवर द फाइनेंशियल एंड इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। TCWG का ओवरसाइट भी इतना इफेक्टिव नहीं है और इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं है। देर इज ए कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स है और अनस्टेबल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। रीजन भी, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी। हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन और किस इंडिविजुअल का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। दूसरा कॉम्प्लेक्स, ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स है और टर्नओवर हो रहा है जबरदस्त। CFO बदल जा रहे हैं, हर 6 महीने हर 3 महीने में CFO बदल जा रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स डेफिशिएंट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इनएडिक्वेट है, टर्नओवर रेट मेरी हाई है और अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स डेफिशिएंट। सो ये बेसिकली रीड ओनली है, बट आपको ये पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए एग्जाम में 5 के 5 नंबर। 5 नंबर में से 5 नंबर आपके इजीली आ जाएगा, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई पता चल गया कि इंसेंटिव्स और प्रेशर में मैनेजमेंट और TCWG से प्रेशर आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मेरे सामने से आती है। नोक आई एम द अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू द फ्रॉड, सिंपल। लास्ट थर्ड वन इज एटीट्यूड ऑब्लिक रेशनलाइजेशन। एटीट्यूड तो हमारा बहुत ही जबरदस्त है सर, क्या बात करते हो आप। सो स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन। एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन क्या बोलता है, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, एनफोर्समेंट। भाई सबको पता है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं, या खो गए हो कि सर हम तो इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटी में खो गए। भाई हम पढ़ रहे थर्ड FFR और मिस एप्रोप्रिएशन एसेट में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल के साथ जो गड़बड़ कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या, एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन।
देखो भाई, communication, implementation, support and enforcement of the entity's values or ethical standard by management or the communication of inappropriate values और ethical standard जो इफेक्टिव नहीं है। भाई मैं खुद आदमी गंदा हूँ, मेरा खुद का मैं मतलब मेरा कोई ईमान धर्म ही नहीं है, मतलब इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड है वो इफेक्टिव नहीं है। सो मेरा एटीट्यूड ही बेकार है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, चल जाएगी कंपनी, क्या फ़र्क पड़ता है। सो कंपनी कभी बढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरा खुद का एटीट्यूड ऐसा है। अब पता चलता है कि इंजीनियर वाले, बीटेक वाले या फिर बेचारे भोले भाले लोग जो इंजीनियर वाले, भोले वाले या बीटेक वाले, उनको तुमने बिठा दिया अकाउंटिंग करने। अरे भाई वो मशीनरी के एक्सपर्ट है, दीज आर नॉट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल के डॉक्टर तो वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो हम लोग हैं। सो वी आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। सो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सेसिव पार्टिसिपेशन है किसके अंदर, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बोलो, वो बेचारे मशीनरी के एक्सपर्ट है और वो बताएंगे हमें कि भाई तुम अकाउंटिंग की पॉलिसी कौन सी लो और डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स। नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। आप तो आए दिन आप सिक्योरिटी लॉ का क्या कर रहे हो, वायलेशन। और एक्सेसिव इंटरेस्ट है बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटी का स्टॉक प्राइस। एंटिटी का स्टॉक प्राइस इंक्रीज करना है और उसमें एक्सेसिव इंटरेस्ट है मैनेजमेंट का। और एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक क्या बोलते हैं, फोरकास्ट है। प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू ओवर कमिटमेंट, जबरदस्त ओवर कमिटमेंट। किसको, एनालिस्ट को, किसको, क्रेडिटर को और अदर पार्टीज टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक ये क्या बोलते हैं, फोरकास्ट। बहुत सारे पॉइंट्स है इसके। तो आपका मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। मुझे पता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, लेकिन आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द रेमेडीज। इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग्स। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है कि तुम क्या करो, इनअप्रोप्रिएट तरीके से। देखो, दो तरीके होते हैं पास होने के, या तो तुम आईसीए की स्टडी मटेरियल से पढ़ो नहीं और तुम पास हो जाओगे, या फिर तुम क्या करो, तुम तो फ्लो चार्ट पढ़ो, तुम ड्रोन चार्ट्स पढ़ो, तुम लोग शॉर्टकट समरी पढ़ो, तुम खाली रिविजनरी वीडियोस देख के चले जाओ, तो भाई पास नहीं होने वाले। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। सो इनअप्रोप्रिएट मीन्स पे जा रहे हो तुम, अप्रोप्रिएट मीन पे आ जाओ। सो इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, देयर इज लो मोरल, मतलब यार उनमें क्या है कि कोई बुद्धि नहीं है, वैसा है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। पता चला कि मैंने मेरी वाइफ के बर्थडे का सेलिब्रेशन किया और मैंने डाल दिया बिजनेस के खाते में और लिख दिया कि भाई सेलिब्रेशन सेरेमनी फॉर बिजनेस अचीविंग 25 ईयर्स, और मेरी वाइफ की एज भी 25 ईयर्स। डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर के बीच में आपस में क्या है, डिस्प्यूट इन ए क्लोजली हैंडल्ड एंटिटी और रिकरिंग अटेम्प्ट। वो क्या कर रहे हैं, मैं मैनेजमेंट के साथ, मैं जब आर्टिकल था या मैं जब सीए बना, मैं मैनेजमेंट के साथ कुछ भी लेके जाता था, मैनेजमेंट बोलता है अरे यार 10 लाख की क्वेरी लेके आया, 10 लाख की क्वेरी, ये तो इमटेरियल है भाई, जाने देना। तो वो दीज आर द रिकरिंग अटेम्प्ट्स। मैं कुछ भी लेके जाता हूँ, अरे यार इमटेरियल है। सो रिकरिंग अटेम्प्ट, मतलब एटीट्यूड ही उनका ऐसा हो गया। समझ रहे हो अब एटीट्यूड का मतलब, समझ रहे हो। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप वो वाला नहीं भाई, मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन का मतलब अब तो समझ आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो अब समझ नहीं आया होगा कि भाई एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड, रेशनलाइजेशन, इंसेंटिव्स और प्रेशर, मैनेजमेंट मेरे पे टपली मार रहा है, या टीसीडब्ल्यूजी मेरे पे टपली मार रहा है। अपॉर्चुनिटी मतलब नो I am the opportunity, you have to do fraud. And third one is attitude oblique rationalization, मेरा attitude, मेरी आन बान और शान। So these are the points आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी सर पॉइंट्स याद करते हैं, कैसे याद नहीं होंगे, हम भी देखते हैं सर, हम तो बड़े स्मार्ट है, अपन याद तो करके रहेंगे। सो सबसे देखो मैंने इधर है ना शॉर्टकट लिख दिया आपको लोगों के लिए, सो आप याद कर सकते हो। देखो 4-5 बार पढ़ोगे ना, याद तो होके ही रहेगा। ऑडिट की एक ही दवा 4-5 बार दिन में पढ़ो अच्छे से, वही एक असरदार दवा। सो इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड, आपकी वैल्यूज और एथिकल, आप ईमान धर्म आपका कुछ है ही नहीं। दूसरा, नॉन फाइनेंशियल पर्सन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। आपकी हिस्ट्री ऐसी कि आप वायलेशन करते ही रहते हो और आप मैनिपुलेशन करते हो, किसका, स्टॉक प्राइस का। ये सब आपका एटीट्यूड बता रहा है, ये आपकी क्या बता रहा है, चरित्रता।
एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक कमिटमेंट, आप एग्रेसिव कमिटमेंट दे रहे हो या अनरियलिस्टिक कमिटमेंट दे रहे हो। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल के अंदर, और आप इनअप्रोप्रिएट अर्निंग के मेजर्स आप ढूंढ रहे हो, या आपका मोरल लो है, आप में दम वाले आदमी नहीं हो आप, या ट्रांजेक्शन्स क्या है पर्सनल और उसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और शेयर होल्डर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, या अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स। एक बार फटाफट वापस से कर लेते हैं। इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज, पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल पर्सन, नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, मैनिपुलेटिंग स्टॉक प्राइस, aggressive or unrealistic commitment, significant deficiencies in internal control or inappropriate earning, low moral ownership, no distinction between personal and professional transaction या business transaction, शेयर होल्डर के बीच में लड़ाई झगड़ा, और लास्ट में अटेम्प्ट टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। सर अब हम याद कैसे करें, कुछ भी मत करो तुम लोग, क्या करो, एक फ्लो चार्ट बनाओ ऐसा, देखो FFR और उसके इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। इंसेंटिव और प्रेशर के पॉइंट्स लिखो, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट्स लिखो, और रेशनलाइजेशन के पॉइंट्स लिखो, और दीवार पे चिपका दो, बार बार देखते जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि अब कोई भी चैप्टर में मेजरली अब ऐसे पॉइंट्स नहीं आएंगे, इतने पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो मिमोनिक्स बनाओगे ना तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में मिमोनिक्स, कौन सा मिमोनिक्स किसके लिए था पहले तो वो याद करने का, फिर उस मिमोनिक्स में M कितनी बार आ रहा है, O स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, वो सब अपने को करना नहीं है, अपने को तो कंसेप्चुअली समझना है। अभी बढ़िया है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उससे पहले एक छोटा सा है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन कैसे एग्जिबिट हो सकता है अगर आपके लड़ाई झगड़ा बार बार हो रहा है। अनरीजनेबल डिमांड्स है आपके ऑडिटर की कि भाई तुम ऑडिट जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, और तुम लिमिटेशन डाल रहे हो, बेचारे के स्कोप पे ही लिमिटेशन डाल रहे हो। अब बढ़िया आता है टॉपिक 2, हम लोगों ने FFR के इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट तो पढ़ लिया, लेकिन हमने अभी तक नहीं पढ़ा किसका, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मैंने बढ़िया एडजेक्टिव बताया था, क्या, चिंदी चोरी। देखो इंसेंटिव्स और प्रेशर तो इसमें भी आता है। अब सर देखो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट। देखो भाई सिंपल सी बात है कि पर्सनल जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है ना, वो तुम पे क्रिएट कर सकते हैं प्रेशर, और तुम क्या करोगे फिर मिस अप्रोप्रिएशन, तुम क्या करना शुरू करोगे, चिंदी चोरी। अगर तुम ट्रेजरी में हो और तुमको कैश थमा दिया तो तुम बोलोगे यार मेरे तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में एक काम करता हूँ, कैश उठा लेता हूँ। एडवर्स रिलेशनशिप है तुम्हारा बिटवीन एंटिटी और एम्प्लॉय, एंटिटी पगार नहीं बढ़ा रही तो मैं क्या करूंगा, चोरी करना स्टार्ट करूंगा। विथ एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स ससेप्टिबल टू थेफ्ट मैं मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज टू मिस अप्रोप्रिएट दिस एसेट। ये मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मुझे मोटिवेट कर रहा है कि तू भाई क्या कर, चोरी करना शुरू कर दे। नोर और एंटिसिपेटेड फ्यूचर ले ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है ना। एडवर्स रिलेशनशिप क्यों हो सकते हैं, फ्यूचर आपका ले ऑफ का प्लान है, या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान में आपने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए जो कि बेहद ही बेकार है। प्रमोशन आपने रोक दिए, कंपनसेशन आपने अच्छे से नहीं दिए, और इनकंसिस्टेंट है विद एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला था कि भाई मेरी एंटिटी तो 20% प्रमोशन करेगी, 20% मेरे को क्या देगी, पगार देगी, 20% मेरा इंक्रीमेंट करेगी, लेकिन एंटिटी ने पता चला एंटिटी ने दिया 5%, 60%। ये तो छोटे पॉइंट्स थे। सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट यू कैन जस्ट रीड इट आउट, मतलब रीड ओनली भी डाल सकते हो क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी अच्छे से एक बार देखो, ध्यान में रहेगा ना, फिर क्या है कि ऑडिट में आएगा तो यू कैन इजीली मैनेज। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस अप्रोप्रिएशन की, मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी कि तू भाई चोरी कर, अपॉर्चुनिटी तू चोरी कर, उधर क्या था, अपॉर्चुनिटी तू फ्रॉड कर, इधर था अपॉर्चुनिटी तू चोरी कर। कैसे, तुम्हारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट है किसकी, कैश ऑन हैंड की, तुम्हारे पास इन्वेंट्री के आइटम्स है जिसका तुम कस्टडी है, तुम्हारे पास कस्टडी है जो साइज में स्मॉल है, वैल्यू में हाई है और डिमांड है हाई में। सपोज एग्जांपल मैंने दिया गोल्ड का बिस्किट उठा के ले जाओ सोने की दुकान से, क्या पता चलेगा। इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स है सच एज बियरर बॉन्ड्स हो गए, डायमंड्स हो गए, या कंप्यूटर की चिप्स हो गई, और फिक्स एसेट्स हो गई जैसा स्मॉल इन साइज में है, मार्केटेबल भी है और लेकिन ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है और आपका मोबाइल फोन्स हो गए। सो दीज आर लेकिंग द ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओनरशिप। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। अभी पहले पढ़ते हैं एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन, ये मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मस्त है कि भाई ये जो तुम चोरियां कर रहे हो ना, ये कैसे हो सकती है, रीजन क्या है इन चोरी का होने का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होने का रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन में क्या है,
कि भैया आप डिसरिगार्ड कर रहे हो नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। आप इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो, कैसे मंथली फिजिकल वेरीफाई नहीं करवा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल को भी डिसरिगार्ड कर रहे हो कि भाई इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल। या फिर आप डिसप्लेजर हो, डिससैटिस्फैक्शन हो विद एंटिटी, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है एंटिटी के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गया और आप टोलरेट कर रहे हो पेटी थेफ्ट को। अभी सपोज मैं हिसाब करने बैठा और मुझे पता चला कि भाई तेरे तो 5-7 करोड़ का गैप आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलेगा यार, इतनी बड़ी एंटिटी, इतना बड़ा आदमी हुआ, चलेगा। सो आपने क्या किया, पेटी थेफ्ट को जाने दिया। अभी देखो सर ये चिंती चोरी हो क्यों रही, कारण क्या है सर, कारण क्या है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में अकर बिकॉज देयर इज द फॉलोइंग। इन कारणों से ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 110%, 100,000% कि भाई चोरी क्यों हो रही है, कारण क्या है चोरी होने का। सबसे पहले आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इनवॉइस भी मैं बनाता हूँ, रिसिप्ट भी मैं करता हूँ, तो मैं चाहे जैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, एक आदमी एक ही काम करे। आपने कभी ऑब्जर्व किया है आर्टिकलशिप के अंदर कि जैसे एक काम को इंडस्ट्री में कभी भी परचेजर से लेके पेयर तक एक आदमी कभी भी नहीं होगा। बड़ी इंडस्ट्रीज में परचेज का अलग होगा, पेमेंट की टीम अलग होगी, पूरा का पूरा सब सिस्टम है, और इंडिपेंडेंट चेक करने वाला भी आदमी नहीं होगा। फिर अलग से ऊपर से इंटरनल ऑडिटर भी होंगे। इनएडिक्वेट ओवरसाइट है ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर सच एज ट्रेवल एंड अदर रिम्बर्समेंट, जिसे अपने ऑडिटर में फेमस है OPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अपने क्या करते हैं अनरीजनेबली, कभी कभी क्या होता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, या कभी क्या होता है कि ट्रेवल का खर्चा आ गया। अब मैंने बोला यार मैं किस में डालूँ, मैंने कहा एंटिटी में डाल दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी ओवरसाइट है नहीं अगर सीनियर मैनेजमेंट का, तो मैं ऐसी सब गड़बड़ी कर सकता हूँ। इनएडिक्वेट, जैसे CA का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैंने क्या किया, फर्म से एडवांस ले लिया बहुत सारा, और मैं वापस क्या नहीं कर रहा, प्रॉपर इन्वॉइसेस नहीं दे रहा। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेट। भाई जैसे तुम्हारी एसेट के लिए जो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए तुम्हारे पास ओवरसाइट नहीं है, बेसिकली तुम उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। इनएडिक्वेट जॉब एप्लीकेंट स्क्रीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू एसेट। अब तुम यार इनएडिक्वेट स्क्रीन कर रहे हो और पता चला कि मेरे जैसा बदमाश आदमी आ गया और बोला कि यार मैं तो एक काम करूंगा, ज्वाइन करूंगा, ज्वाइनिंग बोनस उठाऊंगा और चला जाऊंगा, और एंटिटीज़ की एसेट्स लेके भी भाग जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए सारे क्या है, फ्रॉड है। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विद रेस्पेक्ट टू एसेट्स। भाई आपके एसेट का आपके पास रजिस्टर ही नहीं है कि भाई मेरे ये सारी चीज़ें हैं। जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर सुना होगा आपने आर्टिकलशिप में, अगर PPE का एरिया किया होगा, तो भाई एंटिटी के पास कोई एसेट रजिस्टर नहीं है, फिक्स एसेट्स का कोड नहीं करा हुआ है। इनएडिक्वेट सिस्टम है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको ऑथराइज करना है या अप्रूव करना है ट्रांजैक्शन का, तो वो भी आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है। या फिजिकल सेफगार्ड भी इनएडिक्वेट है आपके पास, किसके ऊपर, कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स एसेट। आप टाइमली रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे हो एसेट का। सीधी बात है, तुम्हारे पास ओपनिंग एसेट कितनी थी, एडिशन कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन कितना हुआ, इक्वल टू क्लोजिंग, और दैट शुड बी मैच्ड विद फिजिकल एसेट। अभी पता चलता है कि इधर तो SAP या मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ और ही बोल रहे हैं, और फिजिकली मैं वेरीफाई करके आया, इधर बोल रहा है कि 100 क्वांटिटी है लैपटॉप के कंपनी के पास, और फिजिकली पता चला ये तो 60 भी नहीं हो रही, 50 भी नहीं हो रही। हाउ इज इट पॉसिबल? लैक ऑफ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है ट्रांजेक्शन का। मैंडेटरी वेकेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शन। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मैं हूँ एक कंपनी का बढ़िया CFO के नीचे वाला आदमी, या एक टीम को हैंडल करता हूँ। अब CFO ने एक दिमाग लगाया कि इस बंदे को है ना, ये बंदा की कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, इस बंदे को रखते हैं छुट्टी पे, उसको बोलते हैं कि तू मैंडेटरी 15 दिन की लीव ले। पता है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 15 डेज का वो फिक्स करती है कि तुमको 15 डेज तो लेना ही है। सो 15 डेज तुमको क्या करना है, लेना ही है। अभी होता क्या है कि 15 डेज जैसे वो जाएगा ना, तो उसका काम दूसरा करेगा ना, तो गलतियां पकड़े में आएगी कि भाई ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है, तो उसकी गड़बड़ियां सारी आ जाएगी। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट को SAP नहीं आता चलाना, क्या कर लोगे तुम। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स। आपने एक्सेस दिए लेकिन इनएडिक्वेट एक्सेस है, किसको, ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड। सो ये सारी चीज़ें है ना, ये चीज़ें मुझे क्या बोलती है कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के कारण है, रीजन है, मिस अप्रोप्रिएट ऑफ एसेट्स के
रीजंस है, दीज आर द रीजंस की जिससे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो मुझे पहले क्या क्या पढ़ना है, देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आप सोचो यार, आप इंडिविजुअली सोचो, आप इसको 2, 5 बार 10 बार पढ़ो। आप सोचो कि देखो भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो सकती है, सीनियर मैनेजमेंट का ओवर एक्सपेंडिचर पर ध्यान नहीं है तो गड़बड़ी हो सकती है, टाइमली रिकन्सिलिएशन नहीं किया फिक्स एसेट्स का, एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया, एम्प्लॉयज़ की जो जॉब एप्लीकेशन है उसकी एडिक्वेट स्क्रीनिंग नहीं की, या इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग है विद रेस्पेक्ट टू एसेट, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल का सिस्टम नहीं है, फिजिकल सेफगार्ड नहीं है, टाइमली रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे, इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन है, मैंडेटरी वेकेशन नहीं है, और लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या उनको समझ नहीं आता, और इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स। भाई वाई इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज नेसेसरी, रीड ओनली है, पढ़ लेना, कुछ भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, तो फालतू पैरा है, कोई भी काम का नहीं है, खाली एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर a risk factor is present and whether it is to be considered in assessing the risk of material misstatement of the financial statement due to fraud require the exercise of professional judgment। सिंपल सी बात है, तुम्हारा सब किस पे डिपेंड करता है, प्रोफेशनल जजमेंट, PJ। सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अभी जो अगले पैरा आ रहे हैं फटाफट छोटे छोटे पैराज है और आपका 240 खत्म हो जाएगा। अभी अगला क्या बोलता है, मेंटेन करना है आपको क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो ऑडिटर को शेल मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। उसको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाई फ्रॉड एग्जिस्ट हो सकता है, और अगर कोई कंडीशन आइडेंटिफाई होता है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है या जो डॉक्यूमेंट है वो मॉडिफाई है और डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर। और अगर रेस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी इनकंसिस्टेंट है तो ऑडिटर शेल इन्वेस्टिगेट द इनकंसिस्टेंट। सो ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर है ना, उसमें जो ऊपर आया था, अभी कभी आपको पूछे कि फ्रॉड की एक सिचुएशन दे दे, फिर व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो हमने पहले पढ़ा था ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, फ्रॉड इज ग्रेटर देन एरर, फिर मेंटेन करना है आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अच्छे से, ये सारी चीज़ें लिखनी है भाई। डिस्कशन करना है एंगेजमेंट टीम के अंदर, हाँ भाई करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा मेरा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज ड्यू टू फ्रॉड, मतलब मुझे RMM डिसाइड करना है कि रिस्क की कितनी एंटिटी, तो मेरे को क्या फैक्टर्स आप ऑब्टेन करने हैं, या मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ऑडिटर को क्या क्या परफॉर्म करना है भाई, ऑडिटर को ये परफॉर्म करना है कि एक तो ऑडिटर को क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, और फिर ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट कैसे एक्सरसाइज करता है, मैनेजमेंट कैसे जानता है फ्रॉड के बारे में, और वो इंटरनल कंट्रोल क्या है जो मैनेजमेंट ने एस्टेब्लिश किया टू मिटिगेट दिस रिस्क। सिंपल से कुछ नहीं करना, इंक्वायरी करना है और ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे मैनेजमेंट तू कैसे आइडेंटिफाई करता है फ्रॉड को, और तू कैसे कंट्रोल, तूने कैसे कौन से एस्टेब्लिश कर सके जिससे तुम एस्टेब्लिश करता है या तुम मिटिगेट करता है रिस्क। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, भाई फिजिक इन्वेंट्री की चोरी हो सके तो वो बोलता है, एंटिटी ने बोला, तूने मैनेजमेंट को बोला कि तुमने क्या कंट्रोल लगा है, तो तुमने पहले तो इंक्वायरी की, मैनेजमेंट के साथ चाय कॉफ़ी पी और बोला कि भाई तू बता मेरे को, तो वो बोलेगा कि भाई मैंने रोजाना डेली आपको क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है और डेली आपको रिकन्सिलिएशन करना है। तो मेरी आज की ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरा जो भी परचेज हुआ होगा वो ऐड होगा, जो सेल्स हुआ वो लेस होगा, जो सेल्स रिटर्न है वो ऐड होगा, जो परचेज रिटर्न है वो लेस होगा, और कोई लॉस और लॉस हुआ है तो लेस हो जाएगा, और गेन हुआ तो ऐड हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। दैट शुड बी रिकनसाइल्ड विद फिजिकल इन्वेंट्री। सो ये मेरा कंट्रोल है। अब ऑडिटर को क्या करना है भाई, अगर रेस्पॉन्स टू एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, अगर फ्रॉड के कारण कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द FS लेवल होता है तो मुझे क्या रेस्पॉन्स देना है, मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा, मैं ऑडिटर क्या करेगा, असाइन एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल टेकिंग अकाउंट ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बी गिवन टू सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट रेस्पॉन्स। सिंपल से बात है, जिस बंदे को नॉलेज है उसी को बंदे को मैं बोलूंगा कि तू एक काम कर, तू ये एरिया पकड़, अच्छे से करेगा तू, ठीक है ना, जिसको नॉलेज भी है, जिसको स्किल भी है। और मैं ये देखूंगा कि भाई जो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो इंडिकेट कर रही है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग को, क्या एक्चुअल में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है। तीसरा, मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर। ये पूरा का पूरा रीड ओनली पैरा है। ये एक बढ़िया पॉइंट है कि ऑडिटर का प्रोसेसर क्या रहेगा एट द असर्शन लेवल। ये देखो, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, लेकिन ये इसमें क्या रेस्पॉन्स रहेगा असर्शन लेवल पे। तो असर्शन लेवल पे उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है फर्दर ऑडिट प्रोसेसर, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेसर बढ़ेगा। असर्शन लेवल, मेरे असर्शन अपन ने पढ़े थे, अकरेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, ये सारे मेरे क्या होते हैं असर्शन। सो वो मुझे ध्यान में रखने हैं और उसको ऑब्टेन करनी है क्या, एडिशनल कोरोबोरेटिव इन्फॉर्मेशन, उसको ऑब्टेन करनी है एडिशनल कोरोबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और वो ये देखेगा कि ऑडिटर चेंज कर सकता है क्या, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट इज मोर रिलायबल एंड रिलेवेंट और ऑब्टेन कोरोबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। ये एक एग्जांपल बढ़िया दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। अब आगे से अपन पढ़ेंगे, अब आगे पेज नंबर यहाँ से पढ़ेंगे बहुत बढ़िया डिटेल में आगे वाले सेशन में पार्ट 3 में। रीजन बिंग क्योंकि सर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। अपन 2.10 तक पढ़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है अपन ने। एसएम को वर्ड टू वर्ड कंप्लीट किया है और होप सो यार, पढ़ाई तो मैंने अच्छा ही करवाया है, पढ़ाया तो बहुत ही बढ़िया है आपको। सो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा एकदम बढ़िया अपने हाथों से, शुभ हाथों से क्या करो यार, एक लाइक का बटन दबा दिया करो यार, उससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी तो मोटिवेशन दो, मुझे भी तो अपॉर्चुनिटी दो बेटर परफॉर्म करने की। आप जितना लाइक करोगे उतना मैं क्या करूँगा, बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा कि हाँ यार मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिलता है तो भाई अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मेरे लिए भी बढ़िया है और आपके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच, होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। सो सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ खत्म होता है। अगर किसी भाई बंधु को मेरे से जुड़ना हो या किसी बहन को जुड़ना हो मेरे से, तो मैं यह नंबर देता हूँ 7990722766। वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी, सर मुझे ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे एफआर कैसे पढ़ना चाहिए, सब चीज़ें कैसे पढ़नी चाहिए। मैं भी सी हूँ, मेरी वाइफ भी सी है, शी इज़ वर्किंग इन डेलोट एंड आई एम वर्किंग इन टॉप फर्म ऑफ अहमदाबाद। सो we both are living at Ahmedabad and currently I am in teaching profession as well और I am mentoring मतलब लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर रहा हूँ। अराउंड आई हैव मेंटर्ड अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट टिल माई आफ्टर माई CA जर्नी। सो वो मैंने अभी तक कर दिया। सो धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अब मैं टीचिंग में भी काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ। सो आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे बढ़िया मिलते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है मेरा, सो आप मेरे को उससे जुड़े। मैं आपको व्हाट्सएप के एक जो मेरा कॉमन पोर्टल है जहाँ मैं वीडियोस की अपडेट डालता हूँ, वहाँ से आपको जोड़ दूंगा। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है आपका, और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, नाम है CA संजय गिलरा। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू।